तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो नाम से क्लियर होता है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है पोटेंशियो, एक है मीटर। पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल से, ठीक है, पोटेंशियल, ओके, और प्लस मीटर। मीटर का मतलब हो गया कोई चीज़ मेज़र करने वाली डिवाइस, समथिंग, कुछ भी मेज़र करने, है ना। और पोटेंशियल का मतलब हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को मेज़र करने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर, ओके। अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर भी करता है मेज़र, तो फिर पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें? तो आपको बता दूं मैं कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर, ओके। इट मेजर्स potential difference more accurately than voltmeter, ओके। लेकिन फिर भी ज़्यादा यूज होता है वोल्ट मीटर का, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है? एक स्मॉल और कन्वीनियंट डिवाइस है, ठीक है। स्मॉल और कन्वीनियंट डिवाइस होती है वोल्ट मीटर, तो इसकी वजह से इसको हम ज़्यादा मोर ऑफनली यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर को। इससे जो मेज़रमेंट होता है बहुत इजीली और बहुत फास्ट निकल कर आता है। पोटेंशियोमीटर का सेटअप करना पड़ता है, थोड़ा टाइम खर्च होता है। देखिए, ज़्यादा एक्यूरेट है पोटेंशियोमीटर पर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है इसका प्रोसेस। वोल्ट मीटर कम एक्यूरेट है पर थोड़ा इजी है इसका प्रोसेस। तो मोस्टली लेबोरेटरीज में हम वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं जब भी हमें वोल्टेज मेजर करना हो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम कम ही करते हैं, हालांकि ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर ही होता है, ठीक है। फिर भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा आसान है, स्मॉल डिवाइस है, वो मोर कन्वीनियंट है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपको बताता हूँ मैं। जो पोटेंशियोमीटर है इसमें कुछ फ्यू मीटर लेंथ का वायर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू मीटर लेंथ वायर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था मीटर ब्रिज, तो उसमें क्या था? उसमें था 1 मीटर लेंथ का एक वायर। यहाँ पर 1 मीटर से ज़्यादा लेंथ का है, ये लगभग 4 मीटर से 10 मीटर तक का हो सकता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब अगर देखें 1 मीटर मान लीजिए ये हो गया, तो 10 मीटर तो बहुत लेंदी डिवाइस हो जाएगी, है ना। तो अब 10 मीटर हम सीधा सीधा वायर अगर करते हैं कनेक्ट तो बहुत लेंदी डिवाइस होगी, तो उसका रख रखाव बहुत मुश्किल हो जाएगा लेबोरेटरी में, उसका यूज़ भी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉपर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कॉपर स्ट्रिप्स में हम क्या करते हैं? इसे कर दिया मैंने कनेक्ट, इसके बाद एक और कॉपर स्ट्रिप लेंगे हम, इसको मिटा देते हैं यहाँ से दोबारा, ठीक है। अब कॉपर स्ट्रिप दूसरे वायर को यहाँ से घुमा के इस जगह ले आए, 2 वायर हो गए अपने पास, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? एक और कॉपर स्ट्रिप ले लो, ठीक, फिर इस वायर को वापस घुमा लो। तो इस तरह से हम कई टर्न कर लेते हैं वायर्स के। तो इसको एक ही लाइन में ना रख के हम इसके टर्न कर लेते हैं, ताकि जो डिवाइस की लेंथ है वो कम हो सके, ठीक है। देखिए 4 मीटर लेंदी हो गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो यह है तो एक ही वायर। अब कॉपर स्ट्रिप्स भी करंट का फ्लो करा सकते हैं, तो यहाँ से फिर करंट का फ्लो कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू होगा, फिर यहाँ पर वायर में, फिर करंट कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू, फिर वायर में, फिर कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू, फिर वायर में, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी बहुत कम होता है, और जो स्ट्रिप्स हैं इनकी थिकनेस भी ज़्यादा है, इसलिए जो इनका रेजिस्टेंस है वो इग्नोरेबल है। तो हम रेजिस्टेंस केवल और केवल, जो ब्लू वायर मैंने बना रखा है ये है पोटेंशियोमीटर का वायर। अब ये वायर बनता किसका है? ये वायर बनता है कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगेनिन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगेनिन, ये एलॉयज हैं।
इन्हीं का क्यों बनता है? क्योंकि इनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, जिसकी वजह से इनके रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर की वजह से वो बहुत कम आता है। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन में टेम्परेचर चेंज भी होता है तो इनके रेजिस्टेंस पे खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो करंट को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉपर वायर यूज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है करंट का बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगा। समझ के बाद तो पहली बात तो अब ये सारा सेटअप जो अपने पास वायर है कुछ फ्यू मीटर लंबा, ये सारा सेटअप जो होता है ये कुछ लकड़ी के तख्ते पर वुडन बोर्ड होता है उस पर फिक्स्ड होता है। एक लकड़ी का ऐसे वुडन बोर्ड होगा, उसी पे सारा फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये सारे वायर्स। अब इसमें एक सर्किट लगानी पड़ती है हमको, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको बोलते हैं इसकी प्राइमरी सर्किट। ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें होती ही है। तो उसमें क्या क्या होता है पहले एक बार वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक हमने सेल करना है कनेक्ट। ठीक है, यह बैटरी हो गई जिसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V। ठीक है, एक आप की ले लीजिए, और भी अमीटर भी हम कर सकते हैं इसमें कनेक्ट करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, रियोस्टेट भी कर सकते हैं, पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, वो हम लेबोरेटरी में जब करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं होगा उनका, तो हम लेबोरेटरी में जब करते हैं तो उनको लगाते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ये भी हो गया, एक की हो गई, एक अमीटर भी हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, हो सकता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा हो। तो भाई ये तो हो गई इसकी प्राइमरी सर्किट, इसमें एक सेल होगा। ठीक है, हम रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं इसमें, अभी करके आपको बताऊंगा क्या यूज़ है उसका। तो पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्या कैसे काम करता है। तो आपको पता ही होगा ओम्स लॉ, V = क्या होता है IR, है ना। और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है ρL/A। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं I को बोल दूं कांस्टेंट है, ठीक है, और जो एरिया है वो भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, थिकनेस जो वायर की है थ्रू आउट द वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ओके, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया। रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, ये तो कांस्टेंट होता ही है। सब्सटेंस नहीं बदलेगा तो ये बदलेगा नहीं, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन ना आ रहा हो। वैसे भी इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है बहुत लो है, तो इसकी रेजिस्टिविटी के बदलने के चांस क्या है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये भी क्या हो गया भाई कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया है ना, तो V = आ जाएगा K × L। K की वैल्यू वही I/ρ/A के इक्वल आएगी। ठीक है, जो K आया है इस K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर अपॉन में लेंथ ऑफ वायर। तो देखिए ये है इसका प्रिंसिपल जो हमें मिला। अब इसे कैसे बोलेंगे, लेकिन ये इसमें कंडीशन लगाई है मैंने 3 नीचे, तो इन कंडीशन के साथ इसको ऐसे बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड हैविंग कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो एरिया इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, करंट कांस्टेंट होना चाहिए। उस केस में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी वायर में लगने वाला पोटेंशियल। ठीक है, उसके एंड्स के अक्रॉस। तो ये इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पर जो K आया है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो K सीधे किसके इक्वल आ जाएगा, V के। तो पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसे हम क्या बोल देंगे भाई, इसे हम बोल देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया आपका। तो प्रिंसिपल तो हमारी प्रिंसिपल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल के बाद हम बढ़ते हैं आगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहला काम है आपको ये पता करना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है पोटेंशियोमीटर का, बिना उसके तो काम चलेगा ही नहीं। तो पहले आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन में तो क्या है, कुछ फ्यू मीटर लेंथ इसका वायर है, ये सारा सेटअप कुछ कॉपर स्ट्रिप्स के बीच फंसे होते हैं ये वायर, और सारा सेटअप एक वुडन बोर्ड की
वायर फिक्स्ड होता है सारा की सारा, ये सारी जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं वुडन बोर्ड पे फिक्स्ड होती हैं, उन्हीं पे वायर को हम घुमाकर इस तरह से सेट कर लेते हैं। फिर इसकी प्राइमरी सर्किट में एक सेल लगा लेते हैं, एक की लगा लेते हैं, एमीटर एक रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने के लिए लगा लेते हैं। मैंने अभी लगाया नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट हम किस तरह से पता करने वाले हैं इसका। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए देखिए अब कैसे करेंगे पता। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस रेड वाले जोन में, मतलब जो सर्किट है इसकी प्राइमरी सर्किट बोलते हैं सर्किट को, इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, इस वायर का है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इस वायर की लेंथ क्या है L, और इसके यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ किसका, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ध्यान रखें जो ब्लू है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये भी वायर है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स, ये कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। जो रेड कलर के वायर यूज़ किए मैंने ये कॉपर के वायर हैं। कॉपर की वायर कनेक्टिंग वायर में क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उनके रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेशन में ना लेना पड़े, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस 0 है इनके कंपैरिजन में ब्लू वाले वायर। तो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो ब्लू वाला है, रेड वाला कनेक्टिंग वायर है कॉपर का बना होता है, इसके रेजिस्टेंस को हमें लेना नहीं होता, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसके कंपैरिजन में तो इग्नोरेबल है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जो स्मॉल आर है वो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है, तो इस पूरे वायर का जो स्मॉल आर जो है वो इस वायर का रेजिस्टेंस है यूनिट लेंथ का। तो इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, L इंटू स्मॉल आर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर अगर हम देखें तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब ये सारा पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप हो रहा है, सीधे इस वायर में हो रहा है डायरेक्ट, और तो कहीं हुआ ही नहीं, इसमें तो रेजिस्टेंस ना के बराबर था। तो अगर हम ध्यान से देखें ओम्स लॉ से, तो V इक्वल टू क्या होता है, सीधे सीधे डायरेक्ट। अब हम अगर बोलते हैं कि सारा पोटेंशियल किस में खर्च हो रहा है, इस वायर में, और हमने जो K पढ़ा था अभी, ओम्स लॉ की जरूरत नहीं है अभी, जो हमने K पढ़ा था वो क्या होता है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल खर्च हो रहा है, और अपॉन में वायर की लेंथ। तो सारा का सारा जो वोल्टेज है वो इसी में तो खर्च हो रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू और अपॉन में लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो ब्लू कलर का है उसकी लेंथ L मानिए, तो V/L हो गया। तो सीधे ये के आगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम इसकी X की लेंथ लेते हैं तो V जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा इतने में वो, और अपॉन में क्या आ जाएगा L, ठीक है। तो ये तो K की वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी, जैसे जैसे आप लेंथ बदलोगे वैसे वैसे V भी कम हो जाएगा। अब देखते हैं एक और केस जिसमें क्या है, अगर हम बाहर भी कोई रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ऐड कर लिया जिसकी वैल्यू क्या है, ये R0 है, ठीक है। एक बाहर का रेजिस्टेंस है R0, इसको मैंने प्राइमरी सर्किट में ऐड कर लिया है। तो अब K कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब K V/L के इक्वल नहीं आने वाला, पहली बात तो अभी समझ लें। तो क्या आएगा वो समझते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू। देखिए V इक्वल टू I, अब सारी सर्किट में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए करंट तो सेम ही रहने वाला है, करंट यहाँ से निकलेगा, इसके बाद सभी वायर्स में सेम ही करंट फ्लो करेगा, मतलब सारे रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में। एक तो रेजिस्टेंस अपने पास हो गया R0, और जो ब्लू कलर का वायर है इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r इंटू L, क्योंकि L इसकी लेंथ और स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ है। तो V इक्वल टू, यहाँ से करंट क्या आ गया, करंट आ गया आपके पास V/में R0 प्लस L इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब जो बात समझनी है वो ये है कि जो K होता है उसमें जो पोटेंशियल होता है ऊपर जो लिखते हैं वो होता है सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस। जो यहाँ पर V लिखा जाता है वो किसके क्रॉस होता है, पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस, ठीक है। तो जो V खर्च हुआ है इस वायर में वो कितना होगा, तो इस वायर का करंट तो हमें पता है, करंट तो यही फ्लो करने वाला है, और इस वायर का रेजिस्टेंस भी हमें पता है। तो किसी रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल खर्च होता है वो होता है I इंटू R के इक्वल, तो करंट तो यही रहने वाला है, और R इसका यूज़ कर लो आप सिर्फ जब इसका V निकालना है। तो I और इंटू इसका R है कितना, इसका R है L इंटू R, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस तो लेंगे हम। अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं सिर्फ पोटेंशियल वायर में, इसमें कितना हुआ उससे मतलब नहीं है। तो L इंटू स्मॉल r, और अपॉन में क्या हो जाएगा L, तो L से तो L हो गया कैंसिल, तो K कितना आ गया भाई, K आ गया आपका I इंटू स्मॉल r। चलिए I की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये I की वैल्यू थी, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी अपॉन में आर नॉट प्लस एल इंटू स्मॉल आर और मल्टीप्लाई ऊपर था आर। इस तरह से आप वैल्यू पता कर सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट की। क्लियर होगी बात। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस दे रखा है तो के की वैल्यू ऐसे पता करनी है, और अगर इस वाले सर्किट में जो आपके पास सर्किट है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ रेजिस्टेंस हो पोटेंशियोमीटर वायर का, तो सीधे वी इसी में खर्च होगा, तो आप सीधे वी अपॉन एल कर सकते हो डायरेक्ट। तो सीधे सेल का वोल्टेज और अपॉन में इसकी लेंथ कर सकते हो। अगर ये रेजिस्टेंस जीरो रहा होता तो अभी जीरो करने के बाद देखिए ऐसे कट जाएगा तो वी बाई एल ही तो आएगा, आर नॉट जीरो हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा तो वी बाई एल आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हम निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात इतनी। तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हम समझ गए क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अब इसका हम क्या यूज़ करते हैं वो बात समझनी है। भाई इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर को। तो पोटेंशियोमीटर के कई यूज़ हैं। जैसे हम किसी भी सेल का जिसका हमें ईएमएफ ना पता हो उसके ईएमएफ को हम पता कर सकते हैं। दो सेल्स के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के इसके। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसके एप्लीकेशन क्या है वो एक बार समझते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है इसमें हम करेंगे टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके, चलिए तो टू ईएमएफ ऑफ ए सेल कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक और सर्किट करनी पड़ेगी इसमें ऐड। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हम नया सेल इसमें ऐड करेंगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल और जो हमारा प्राइमरी सेल ऑलरेडी सर्किट में होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे करना है कनेक्ट, या फिर इसका नेगेटिव और दूसरे वाले का नेगेटिव एक ही पॉइंट पर करना है। तो दोनों के सेम पोलैरिटी वाले एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। चलिए तो मैं पॉजिटिव वाले को कर लेता हूँ। यहाँ से एक और सेल मैंने ले लिया, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक ही पॉइंट पर आपको कनेक्ट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फिर नहीं मिलेगा ईएमएफ, फिर आप बैलेंसिंग लेंथ ही ढूंढ नहीं पाओगे। जिस बेस पे काम करता है वो चीज़ ही हमें नहीं मिलेगी। चलिए अब मान लेते हैं इसमें कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई खास ज़रूरत है नहीं इसमें, इसका यूज़ ही नहीं होगा। फिर भी चलिए हम मान लेते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। स्मॉल आर मत मानिए क्योंकि स्मॉल आर तो मैंने इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस भी मान रखा है, इसको आर नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस सेल का ईएमएफ जो है दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है जब ये करंट फ्लो नहीं करवाता, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भाई आर है। प्लस माइनस की जरूरत नहीं है वो आप जानते हो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर लेंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू दोनों को ही बता पाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक जॉकी भी लगाते हैं। ठीक है, तो जॉकी क्या होता है, जॉकी होता है एक मेटेलिक पेन जो सर्किट को क्लोज करने के काम आता है। मतलब वो जैसे हम यहाँ पे टच करा देंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगी। अभी ये सर्किट ओपन है, जैसे हम टच कराएंगे वैसे सर्किट क्या हो जाएगी क्लोज। तो सर्किट को क्लोज कराने के काम आता है। मेटेलिक पेन होता है, इस तरह का शार्प कर देते हैं उसके आगे वाले हिस्से को, तो वो हो गया जॉकी। यानी कॉन्टैक्ट बनाना है आपको सर्किट के किसी भी पॉइंट पर, तो जॉकी के थ्रू आप बना सकते हो। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको एक बात समझनी पड़ेगी पहले। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की डायरेक्शन को बताती है और उसकी वैल्यू को भी। तो इसमें होता क्या है, इसमें होती है रीडिंग इस तरह से। सबसे ऊपर लिखा होता है 0, फिर यहाँ लिखा है इसे 5, फिर उसके बाद 10 लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ 15। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, तो इधर भी हो गया 15। मतलब ये दोनों तरफ करंट को दिखा सकता है। अभी निडल ऐसे है तो ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाती है। अगर इधर दिखाएगी मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, इधर दिखाती है तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, इधर दिखाती है तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर। सिमिलरली अगर इधर दिखाती है तो इसका मतलब 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में, ऐसे दिखाती है तो 15 एम्पियर इस डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से होता है ये गैल्वेनोमीटर। दोनों तरफ रीडिंग होती है इसमें। तो करंट अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसा वो पहले रहा होगा उसके अपोजिट में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट आप मान लीजिए बी। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारी डिवाइस का सेटअप सही भी है कि नहीं।
तो आप इस जॉकी को इस पॉइंट के पास टच कराइए, तो मान लीजिए करंट ऐसे आया, ठीक है, तो फिर इसी जॉकी को पॉइंट बी के पास कराइए कनेक्ट, तो उसका डिफ्लेक्शन आना चाहिए इस डायरेक्शन में। इसका मतलब हमने डिवाइस का सेटअप क्या किया है, बिल्कुल सही किया है, वरना कुछ करेक्शन करने की नीड है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो पहले आपको ध्यान रखना है ए और बी दोनों पॉइंट्स के जब हम पास कराएंगे टच जॉकी को, तो डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर आया इस डायरेक्शन में और यहाँ पर आया है इस डायरेक्शन में, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या आया होगा, बिल्कुल बीच में आया होगा और ज़ीरो आया होगा, ठीक है। तो वो समझना है ऐसा क्यों आया होगा, ठीक है। सर्किट में क्या होता है, इतने वायर्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने तो समझा दिया कि सेटअप बहुत लेंदी होता है, इसलिए ये वायर को हम इस तरह से घुमाते हैं। आप इस सेटअप में सिर्फ एक वायर भी दिखा सकते हो। तो नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सिर्फ एक ही वायर से करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का सेटअप दिखाते हैं, एक वायर ले लेंगे हम पोटेंशियोमीटर का, सीधे मान लेंगे इसी की लेंथ 10 मीटर है, 5 मीटर है, जो भी है, ठीक है, एल मीटर है, वाटेवर। और उसके बाद एक प्राइमरी सर्किट लेंगे। प्राइमरी सर्किट में क्या लेते हैं भाई, प्राइमरी सर्किट में एक हम लेते हैं सेल इस तरह से, ठीक है। चाहे तो हम एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया है तभी आपको लेना, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है दिया कि नहीं दिया। एक की ले लीजिए, ठीक है, बस यही बहुत है। और एक आपको लेना है एक्सटर्नल सर्किट में, क्लियर। तो एक लेना है अगर हमें एक्सटर्नल सर्किट में, यहाँ पर एक सेल लेना पड़ेगा, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो इसमें भी ज़रूरत नहीं है। एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और एक जॉकी यूज़ करनी है अपने को, बस ये सर्किट इसी के इक्विवेलेंट है, इतने बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह की सर्किट आपको हमेशा बनानी है, ये बनी हुई आती है क्वेश्चंस में, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का ही है। सिंगल वायर का मतलब ये नहीं कि ये मीटर ब्रिज बन गया, सिंगल वायर का मतलब है इसी वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा कर दी गई है, ऐसा मान लीजिए इन सभी वायर्स को हमने सीधा कर दिया है, तो एल लेंथ का वायर हो गया और इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, अब ध्यान समझिए इस वाली सर्किट में क्या हो रहा है, दोनों के पॉजिटिव तो यहाँ पे कनेक्ट हैं ही, देखिए इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव मैंने कहा था एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है भाई बी, तो ए के पास कराते हैं तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आता है, और बी के पास कराते हैं तो डिफ्लेक्शन भैया इस डायरेक्शन में आता है। तो बीच में कहीं डिफ्लेक्शन जीरो भी आएगा 101%, ठीक है, जीरो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कब जीरो आएगा वो समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जॉकी को यहाँ टच कराने पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। अब जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इस ब्लैक वाली सर्किट में कोई भी करंट नहीं आएगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस ब्लैक वाली ब्रांच में कहीं भी कोई करंट नहीं आ सकता, वरना गैल्वेनोमीटर में पास हो गई होगा वो। तो अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, वो समझना पड़ेगा एक बार। तो एक बार देखते हैं, इस इतने सर्किट को हम अलग बना लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी आ गया आपका, तो ए और पी, और नीचे यहाँ पर इसको ब्लू से बना देता हूँ मैं ना, ये ब्लू से बना हुआ था, तो ए और पी, इसके बाद जो ब्लैक से बना हुआ है उसमें क्या है भैया, एक तो है सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर आकर जॉकी ने टच किया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है, अगर ये ना होता सेल तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे तो जुड़ा था पहले वाले सेल के, तो ये इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, मतलब पी के कंपैरिजन में ए एट हायर पोटेंशियल पर है, क्योंकि अगर ये सेल ना भी हो, ये जो कि हम टच ना कराएं, तब भी इसमें करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा ना इस वाले सेल की वजह से, तो इट विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव और पी वाले को मान लिया थोड़ी देर के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप एक सेल इमेजिन कर सकते हो कि भैया सेल का पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट है और एक सेल का नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो है ही इसमें, तो एक सेल इमेजिन कर लीजिए। अब अगर इन दोनों सेल की जो ईएमएफ है, मतलब इस सेल का ईएमएफ अगर इस सेल के पोटेंशियल यानी इस वायर के पोटेंशियल ड्रॉप मतलब इस सेल के पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर आ गया, तो आप क्या समझोगे, सेल तो इमेजिनरी है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि मान लीजिए ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो आप यहाँ पर एक सेल इमेजिन कर लीजिए जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट मान लीजिए। तो इस सेल का ईएमएफ अगर इस सेल के ईएमएफ के बराबर आएगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ये चाहता है ऐसे करंट फ्लो हो और ये चाहता है ऐसे करंट फ्लो हो, दोनों ही करंट आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये इक्वल आ जाएंगे एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या बना प्रिंसिपल, इसका मतलब हो गया कि जो वायर हमने लिया है ए पी, जहाँ पर हमने टच कराया, उतने वायर के लेंथ में जो पोटेंशियल खर्च होगा वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो। क्लियर होगी बात। तो भाई ये थी बात हमारी पहले सेल के ईएमएफ को निकालने की।
तो इसमें क्या हो गया इसका मतलब हो गया ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी लेंथ, है ना, जहाँ पर जो कि टच कर रहा है और पहले वाले पॉइंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है एपी लेंथ में। अब पोटेंशियल ड्रॉप एपी लेंथ में हम निकालेंगे कैसे। अब मान लीजिए इस पोटेंशियोमीटर हमने यूज़ किया है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है के, और के क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। तो यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल है वो तो के है, और एपी की लेंथ आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स है, तो वो कितना आ जाएगा, के इंटू एक्स, ठीक है। और एक्स कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी होती है इसके नीचे, तो मीटर स्केल में हम देख लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर एक मीटर स्केल फिक्स कर सकते हो आप इस जगह पर, जस्ट नीचे, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें। तो यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी होती है इस जगह पे, इस मीटर स्केल में हम इजीली देख पाते हैं कि कितनी हमारी लेंथ है जहाँ पर हमने टच किया है जो कि, ठीक है, इस तरह से। तो मीटर स्केल में हम इजीली देख लेते हैं। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, कुल मिला के इज इक्वल टू आया था वी ए पी, मैंने कहा जो वायर है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, तो के का मतलब हो गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाई लेंथ से कर दूंगा, तो इज इक्वल टू यानी ईएमएफ आता है के इंटू एक्स के, और के को निकालना आपने पहले ही सीख लिया है। कभी कभी क्वेश्चन में के दिया होता है, कभी कभी हमें निकालना भी पड़ सकता है। जब के को निकालना हो तो पहले इस सर्किट को आप हटा दीजिए, पहले स्टार्टिंग में के निकालिए इस सर्किट से, जब बाहर कोई सर्किट है ही नहीं कनेक्ट, मतलब इसको हटा दीजिए, उसके बाद के निकाल के फिर वापस के इसमें हम पुट कर देंगे विद दिस सर्किट। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम निकालते हैं भाई ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। आपको बहुत इजीली बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की। तो सेकेंड में क्या है, हमें कंपेयर करना है दो सेल्स के ईएमएफ को, ठीक है। टू कंपेयर सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, कंपेयर करने में क्या करना है आपको, जब आप कंपेयर कर रहे होगे तो आपको फिर दो सेल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी सर्किट की हमें ज़रूरत, जो सर्किट हमने बना रखी है तो है ये ऐसी। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो इसमें हम दो सेल ले लेंगे। इसमें क्या है कि ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया एक सेल जिसका पोटेंशियल ड्रॉप E1 है, फिर एक और सेल ले लिया जिसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है भाई, E2 है। उन दोनों सेल में हमने एक टू वे की आप जोड़ सकते हो, ठीक है। टू वे की क्या, एक ले लीजिए की K1 है, और मान लीजिए ये की क्या है भाई, K2 है। इसके बाद दोनों को आपको लेना है, एक कैल्विनोमीटर से कर देना है कनेक्ट, और फिर विद जो कि हमें दिखाना है कनेक्शन, ठीक है भाई। इसको हटा देते हैं। लास्ट एप्लीकेशन में आपने देख ही लिया था कैसे ईएमएफ निकाला गया है। तो अब इसमें देखते हैं ईएमएफ कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो की है हमारे पास, अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको देते हैं हम हटा इस फिगर को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने पास दो सेल हो गए, एक हो गया E1 और एक हो गया E2। तो K1 को कर दीजिए आप क्लोज्ड, ठीक है, और जो की K2 है इसको कर दीजिए ओपन, ठीक है। तो जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ E1 में से फ्लो करेगा, अगर करता है तो। और मान लीजिए मैंने जॉकी को टच कराया किसी पॉइंट यहाँ पर, जो A पॉइंट से x1 दूरी पर है, कितनी दूरी पर है भाई, x1 दूरी पर है। फ्रॉम पॉइंट A जो लेंथ आ रही है जहाँ पर हमने टच कराया है वो आ रही है x1। तो जो E1 आएगा, डिफ्लेक्शन 0 आ गया इस कंडीशन में, आपने टच कराया और आपका डिफ्लेक्शन क्या गया भाई, 0 आ गया। तो अभी सिखाया था मैंने E इक्वल टू क्या आ जाता है भाई, K इंटू x1 आ जाएगा। अभी पीछे निकालना सिखाया था मैंने आपको। सिमिलरली अगर हम K2 को क्लोज कर लें भाई और K1 को कर दें ओपन,
तो मान लीजिए जो आपने टच कराया तब लेंथ आ गई x2, जहाँ पर टच कराते हो वहाँ की लेंथ क्या आ गई x2, कहीं और टच करा दीजिए इसको, ठीक है। कहीं और टच कराने पे 0 करंट मिला हमें, मान लेते हैं यहाँ कहीं टच कराने पे मिला, ठीक है। तो वो लेंथ क्या आ गई x2 आ गई, ठीक। तो इसका मतलब हो गया जो E2 आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, E2 आ जाएगा K इंटू x2। अगर हम इन दोनों K तो वैल्यू फिक्स है, K का मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। वो तो पोटेंशियोमीटर की इनिशियल सर्किट पे डिपेंड करता है, इस सर्किट से कोई मतलब ही नहीं होता उस K का, तो K तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ही आपका। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इसका मतलब हो गया E1/E2 इज इक्वल टू आ गया आपका x1/x2, ठीक है। इन दोनों सेल्स के आने से K पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, K तो ऑलरेडी सर्किट से निकलता है। जो जब ये नहीं थे तभी हम K निकाल चुके थे, आपको स्टार्टिंग में मैंने K निकालना सिखाया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इसके बचे बाकी दोनों एप्लीकेशन, और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।